आपको पाइप दबा के आ जाना रेडी करे अच्छा सर। तो हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कल इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी के बारे में पढ़ा था, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब से बात करी थी। इसके बाद अब क्या हो रहा है ना कि हमारा एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो हमें कम समय में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो जब बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट उठाएं और उसमें से जितने भी उसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आज से वन लाइनर स्टार्ट कर रहे हैं। तो वन लाइनर में क्या होगा, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर पॉलिटी के बारे में, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहां से बीपीएससी हर बार बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस करती है, वहां से क्वेश्चंस आपके लिए आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जब हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग पर, जहां पर हम और हमारी टीम आपके लिए बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेकर आती है और आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होती है। तो आप अगर इसके साथ भी आगे बढ़ेंगे, तो अगर मेरे साथ आप कंटिन्यू पूरा वीडियो बने रहिएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में एक तरह से बोल सकते हैं कि एक सीट जो है वो आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज के क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का जो हमारा मेन मोटिव है, ये हमारा क्या होगा, वन लाइनर होगा। ये आज के हमारे क्लास में क्या होगा, वन लाइनर की बात की जाएगी। तो वन लाइनर में कौन सा वन लाइनर हो, ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री का वन लाइनर होगा। ठीक है, किसका होगा, इंडियन हिस्ट्री का वन लाइनर होगा। और इसके साथ 100+ वन लाइनर आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, 100+ वन लाइनर देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे वन लाइनर जो है ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। ठीक है, तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिएगा और साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिले, ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेकर सामने आ सके। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो हमारा आज का सबसे पहला जो वन लाइनर है, वो हमारा सबसे पहला वन लाइनर क्या है, तो कहता है कि किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो ये हमारे कौन है, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी ये क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते हैं। और साथ साथ में अगर बोला जाए तो महात्मा गांधी जो है ये अगर कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर भी थे और साथ साथ में ये कांग्रेस के नरम दल से आते थे। कहां से आते थे, कांग्रेस के नरम दल से आते थे। साथ में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो है वो 12 जनवरी को कहां से, 12 जनवरी 1916 को वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, जिस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो 1857 की क्रांति को सबसे पहले तो हम पहला विद्रोह बोलते हैं भारतीय लोगों के द्वारा, जो कि अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा क्या कहता है, वही अग्रिम स्वतंत्रता संग्राम या फिर पहला स्वतंत्रता
संग्राम कहा जाता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, पहला जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि ये इंडिविजुअल लड़ाई थी। लोग अपने लिए लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लोग अपने लिए लड़ रहे थे। अब जैसे लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि लोग अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे? बिल्कुल अपने फायदे के लिए ही लड़ रहे थे। इसमें कहानी क्या होता है ना कि जब वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे तो उस टाइम पर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को लाया था। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस को जब लाया तो बहुत से राजाओं ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया और उन सारे राजाओं को कुछ पैसे दिए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू और उनको अलग अलग जगह पर जाके रखा जाता था और उनके टेरिटरी को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती थी, अपने कंट्रोल में ले लेती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लॉर्ड डलहौजी आते हैं, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आते हैं, साथ साथ में वो क्या करते हैं कि सब्सिडरी अलायंस को खत्म कर देते हैं। तो जब सब्सिडरी अलायंस खत्म होता है तो होता क्या है कि जितने भी राजा थे, अभी तक ब्रिटिश उनके लिए बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे सब्सिडरी अलायंस खत्म होता है, अब उन्हीं सारे राजाओं के सामने जो ब्रिटिशर्स है ना वो खराब हो गए। अब उन्हीं सारे राजाओं ने इंडिविजुअली लड़ाई लड़ी थी 1857 की क्रांति में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट। झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह वही सब्सिडरी अलायंस वाले थे। और साथ साथ में अगर हम मंगल पांडे की बात करेंगे तो मंगल पांडे की भी कुछ यही कहानी थी, क्योंकि मंगल पांडे भी ब्रिटिश की आर्मी में ही काम करता था, ब्रिटिश की पुलिस में ही काम करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके रिलीजन के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है या फिर उसके रिलीजन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तब जाके उन्होंने क्या करता है, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो अग्रिम स्वतंत्रता संग्राम है या पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये इंडिविजुअल लड़ाई हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ में किसने विदेशी साम्राज्यों के खिलाफ प्रेरणा दी? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ में किसने विदेशी साम्राज्यों के खिलाफ प्रेरणा दी? तो वो कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तरफ बढ़े तो चौधरी चरण सिंह किस क्रांति के प्रमुख नेता थे? ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये किस वर्ष शुरुआत होती है और किस वर्ष इसकी समाप्ति हो जाती है, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि असहयोग आंदोलन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब होती है और अंत कब हो जाता है? तो अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंत की बात करेंगे तो वो किससे अंत होती है? तो चोरी चोरा कांड के वजह से अंत होता है, जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो किसके दिमाग की उपज मानी जाती है, तो वो ए.ओ. ह्यूम होते हैं। लेकिन अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो वो कौन करते हैं? आर.के. गोखले करते हैं। कौन करते हैं? आर.के. गोखले करते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो अगले लाइन में बढ़े तो कहता है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अब आगे देखें तो आगे है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशी साम्राज्यों की विभाजन नीति किसने अपनाई थी? तो ये थी गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशी साम्राज्यों के विभाजन की नीति कौन अपनाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़े तो वैसे गोपाल कृष्ण गोखले को जो है ना महात्मा गांधी का गुरु भी माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या माना जाता है? महात्मा गांधी का गुरु भी माना जाता है। और साथ साथ में कहा जाता है क्या कि गोपाल कृष्ण गोखले ही वो व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को ये बोलते हैं कि भाई अब अफ्रीका में आपका काम खत्म हो गया, अब आप इंडिया जाके अपना सेवा दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो भारतीय इतिहास में स्वराज के लिए देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु भगत सिंह को कहा जाता है। स्वराज के लिए देश बंधु की उपाधि किसे दी जाती है? तो वो भगत सिंह को उपाधि दी जाती है। किसको दी जाती है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, चले सारे मिनट में इंटरप्ट हो गया। चलने दीजिए, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। चलने दीजिए, डिस्टर्ब ना कीजिए। ठीक है, चलने दीजिए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि किस युग को भारतीय राजनीति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को
किस युग को भारतीय राजनीति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये हमारा कौन सा युग होता है? मौर्य युग होता है, मौर्यन एम्पायर होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस उपनाम से भी, अशोक को किस उपनाम से भी जाना जाता है? अशोक को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो उनको धर्मशोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अशोक जब कलिंगा के वॉर के बाद, अशोक जब कलिंगा के वॉर करते हैं, कलिंगा के वॉर के बाद जब उनका मन परिवर्तित हो जाता है उतने सारे लाशों को देखकर, तो वो जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, क्या कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बौद्ध धर्म के जो वो होते हैं स्तूपास, बहुत सारे स्तूपास बनवाते हैं। कौन? अशोक बनवाते हैं, इसलिए इनका नाम हो जाता है धर्मशोक। क्या नाम हो जाता है? धर्मशोक नाम हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़े तो भारतीय इतिहास में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय इतिहास में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। तो किस वॉर के बाद अशोक ने धर्म को स्वीकार किया था? तो ये हमारा हो जाता है अशोक किस धर्म को स्वीकार करते हैं? बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। और किस युद्ध के बाद स्वीकार करते हैं? तो ये कलिंगा के वॉर के बाद वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर आए तो कहता है भारतीय इतिहास के किस युग को साम्राज्य युग कहा जाता है? किस युग को, भारतीय इतिहास के किस युग को साम्राज्य युग कहा जाता है? तो मौर्य युग को कहा जाता है। और साथ साथ में स्वर्ण युग भी, किसको? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो किस युग के अवशिष्ट थे? ठीक है, मोहनजोदड़ो किस युग में अवस्थित थे? तो ये इंडस सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इसके प्रतीक मिलते हैं। कब मिलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो कहता है गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। भारतीय इतिहास में स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय इतिहास में स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर ले तो विदेशी औरत जो किसान और श्रमिकों की मदद के लिए आई थी वह कौन थी? वह कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कहां से आई थी? तो वो आयरलैंड से आई थी। कहां से आई थी? आयरलैंड से आई थी। इसके बाद बात करें तो एनी बेसेंट ने क्या किया था? भारत में होम रूल की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? होम रूल की स्थापना करी थी। किसके साथ मिलकर? तो बोल सकते हैं क्या कि बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने क्या करी थी? होम रूल की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत की अग्रणी अर्थशास्त्री संप्राय किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्री चाणक्य को कहा जाता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्री का, या फिर भारत के जो अर्थशास्त्री में से फेमस है वो कौन है? चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है, तो उनको ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कामगार सभा किस नेता द्वारा स्थापित की गई थी? कामगार सभा किस नेता के द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये है हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़े तो वासुदेव बलवंत फड़के का संबंध किस संघर्ष से था? वासुदेव बलवंत फड़के का संबंध किससे था? तो विद्रोह से था। ठीक है, किससे था? विद्रोह से था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला है हमारा किस राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सीधा सीधा ये बताया जाए तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अब नेपोलियन की जब बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट की जब आप बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट भी अपने समय पे बहुत ही अच्छे राजा थे। अब जब इन्होंने फ्रांस में काम करी बहुत सारी, तो उसमें उनका नाम लिया जाता है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर कुछ चीजें खराबी थी। जैसे क्या कि उन्होंने राइट्स टू स्पीच या राइट्स टू राइट का जो प्रोविजन था इन सबको खत्म कर दिया था। आप मतलब क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, ना उसके अगेंस्ट कुछ लिख सकते हैं, या फिर राइट्स टू प्रेस की बात कर ले तो इन सारे को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को एक डिक्टेटर माना जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
में बाल गंगाधर तिलक को क्या उपनाम दिया गया था? तो इनको लोकमान्य का नाम दिया गया था, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपाधि दी गई थी इन्हें। ठीक है, आगे बात करें, चौधरी चरण सिंह को किस राजनेता की उपाधि दी गई थी? इसको लोक नायक की उपाधि दी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो उपनाम वाला क्वेश्चन होता है ना, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो वो हमारा लोकमान्य का दिया गया था। फिर उसी में अगला क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह को किस नाम से बुलाया जाता है? तो वो लोक नायक के नाम से बुलाया जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी? भैया सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इन्होंने बर्मा में जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़े तो भारतीय इतिहास के किस पहलू को मौर्य युग कहा जाता है? तो राजनीतिक युग को मौर्य युग कहा जाता है। किसके कहा जाता है? राजनीतिक युग को मौर्य युग कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1857 में। कहा जाता है कि 1857 में जिस तरह से अंग्रेजों की हाल हुई थी ना, बहुत ही बुरी हाल हुई थी। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारतीयों को इतना कम आंकना बहुत ही वो है, मतलब एक तरह से कि भारतीयों को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं कि भारतीयों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे करवा दिए थे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़े तो अगला है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कहां आयोजित हुई थी? तो मेरठ में। क्यों हुई थी भैया मेरठ में? तो आपको हम बताए थे कि मंगल पांडे जो है ये 32 नेटिव बटालियन से थे। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे, और वो कहां से थे? बैरकपुर। ठीक है, कहां से थे? बैरकपुर से थे। तो जब उनको फांसी दी गई तो मेरठ में ही सबसे पहले इनके खिलाफ आवाज उठी थी, और जाके मेरठ से ही क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी कहां से? मेरठ से हुई थी। ठीक है, आगे बात करें, भारतीय विप्लवी वीर शिवाजी के जन्म स्थल कहां है? तो ये रायगढ़ के है। मतलब शिवाजी का जन्म स्थल कहां पे है? शिवाजी का जन्म स्थल कहां पे है? तो ये रायगढ़ में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आगा खान किसके साथ साझा किया गया था? आगा खान किसके साथ साझा किया गया था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में ये आंसर दीजिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किस एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने जो कुछ एक वो रूल लेके आया था, उस किस रूल के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई के टेरिटरी को या फिर राज्य को हड़प लिया गया था? आप ये बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है कि किस राजा के समय में हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म ने अपनी अस्तित्व की संघर्ष की? ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि हिंदुत्व धर्म तो था ही, साथ साथ में बौद्ध धर्म भी आ गया था। तो बौद्ध धर्म को भी बहुत ही ज्यादा अब क्या स्ट्रगल करना पड़ा था उस टाइम पर। तो उस समय के राजा कौन थे? तो राजा सुद्रक थे। कौन थे? राजा सुद्रक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म किस सन में हुआ था? 1869 में। ये सब बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसको आंसर देते चलिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी क्रांति कहां आयोजित हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी क्रांति कहां आयोजित हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने कृष्ण बिहार संगठन बनाया था? ठीक है, तो कौन बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो कृष्ण बिहार, कौन सा? कृष्ण बिहार संगठन की स्थापना जो है वो कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश के लोग भारत के बहिष्कार का विरोध करने के लिए आए थे? तो ब्रिटेन के लोग। कहां? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के लोगों का विरोध करने के लिए आए थे। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश के लोग भारत के बहिष्कार का विरोध करने आए थे? तो ब्रिटेन के। ठीक है, आगे बढ़े तो भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है, क्योंकि भगत सिंह बहुत ही बड़े लीडर थे और इन्हीं को जो है एक तरह से बोल सकते हैं लाहौर सेशन पर बम फेंकने के आरोप में और साथ में सांडस के हत्या के आरोप में जो है भगत सिंह को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। जबकि सांडस को तो खैर ये मारे ही थे, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है कि सांडस को इन्होंने मारा था। बस एक बोल सकते हैं कि गुनाह के तौर पर, मतलब या फिर एक तरह से बोल सकते हैं शक के तौर पर भगत सिंह को क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है सांडस के मृत्यु के आरोप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निकाली गई अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली कार्यसभा कहां हुई थी? तो ये बोंगा में हुई थी। कहां हुई थी? बोंगा। आगे बढ़े तो अगला है हमारा, किस गोला के बारे में विवरण मिलता है कि इस गोले के पत्थरों से विजयी अग्नि बनाई गई थी और यह गोला रावण के लंका पर गिराया गया था? तो ये शत्रुंजय में मिलता है। कहां मिलता है? शत्रुंजय में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस राज्य के विमान अधिकारी पर्यवेक्षक से आजाद हो गए थे? तो ये बंगाल से आजाद हो गए थे। कहां से हो गए थे? बंगाल से आजाद हो गए थे। आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की पहल की थी? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, इन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका में क्या किया था? रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने हिंद स्वराज की पूर्ण मांग की थी? हिंद स्वराज की पूर्ण मांग या फिर हिंद स्वराज का सूचना पत्र प्रकाशित किया था? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन नन कोऑपरेशन मूवमेंट कब आयोजित किया गया था? 1920 में। और इसका समापन कब होता है या फिर इसको कब कॉल ऑफ कर लिया जाता है? तो 1922 में कर लिया जाता है, चोरी चोरा कांड के वजह से। आगे बढ़ते हैं तो कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने सिमोन कमीशन या फिर साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन की परिषद से अपना इस्तीफा दिया था? ठीक है, सिमोन कमीशन, सिमोन कमीशन ही होगा, माफ कीजिएगा, यहां पे सिमोन कमीशन होगा। ठीक है, तो सिमोन कमीशन की परिषद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया था? शारदा चरण बोस ने दे दिया था। किसने दिया था? शारदा चरण बोस ने दिया था। अब जब यहाँ पे साइमन कमीशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइमन कमीशन में भारतीय परिषद के लोग या फिर भारतीय मेंबर तो कोई थे ही नहीं, तो वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? ठीक है, आगे बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने साविने अवघाड़ को शहीद किया था? तो ये भगत सिंह ने किया था। साविने अवघाड़ को शहीद किया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने? ये सांडस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सांडस होना चाहिए। सांडस को शहीद किया था या फिर सांडस को मारा था, तो वो कौन मारे थे? भगत सिंह ने मारा था। ठीक है, किसने मारा था? भगत सिंह ने मारा था। ठीक है, आगे बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? भैया चंपारण कहां हुए थे? बिहार। और महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहल की जो शुरुआत है ना, वो चंपारण सत्याग्रह ही माना जाता है। आगे बात कर ले, किस नेता के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो के चंद्रशेखर राव। कौन? के चंद्रशेखर राव। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने कड़ी सरकार की मांग की थी? कड़ी सरकार की मांग की थी तो मोहनलाल नेहरू थे। ये कौन थे? मोहनलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने हिंदुत्व का सिद्धांत दिया था? तो ये वीर सावरकर थे। कौन थे? वीर सावरकर थे। अभी वीर सावरकर जी पर एक मूवी आई है, वो बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो कि वीर सावरकर के बारे में बताया जाता है, हमारे हिंदुत्व के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नेता के नेतृत्व में करनाल
में जालियांवाला बाग में घटना हुई थी, तो ये कौन थे? माइकल ओ डायर थे। कौन थे? किस नेता के नेतृत्व में करनाल में जालियांवाला बाग घटना हुआ था? तो ये ओ डायर था। कौन था? ओ डायर था। ठीक है, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने निहत्थे लोगों पर क्या बरसाई थी? गोलियां बरसाई थी। और एक डायर थे जिन्होंने, मतलब एक ने ऑर्डर दिया था और एक डायर ने गोलियां बरसाई थी। यहाँ पे दो डायर थे, एक ओ डायर थे और एक जनरल डायर थे, जिन्होंने एक ऑर्डर दिया था और एक ने जाके गोलियां बरसाई थी। ठीक है, आगे बात कर ले तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने गांधीवाद का प्रचार किया था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, अपने आइडियोलॉजी को ये खुद से ही प्रचार करते हैं और महात्मा गांधी या फिर गांधीवाद की आइडियोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें किसके बारे में बात होती है? नॉन वायलेंस के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है? नॉन वायलेंस के बारे में बात होती है कि भैया नॉन वायलेंस या फिर वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? नॉन वायलेंस या फिर पीसफुली के साथ रहना चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए। ठीक है, किस नेता के नेतृत्व में बंगाल में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था? किस नेता के नेतृत्व में बंगाल में नामक सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो कौन थे उस समय? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो अगला है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने कृषि कर्ज मुक्ति का आंदोलन आयोजित किया था? कृषि कर्ज मुक्ति का आंदोलन आयोजित किया था, ये थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़े ठीक है, तो आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नेता के नेतृत्व में महिलाओं ने व्यक्तिगत जीवन और अधिकारों के लिए लड़ा? तो वो सरोजिनी नायडू थी, मतलब अपने जीवन के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए, अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने उपजाऊ अर्थव्यवस्था की अपेक्षा की थी? तो ये थे लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि जब साइमन कमीशन भारत आए थे तो इनके वापसी के लिए जब इन्होंने गो बैक साइमन का नारा लगाया था तो इसी समय लाहौर सेशन चल रहा था और लाहौर सेशन में जब इन्होंने आंदोलन कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसी समय क्या होता है इनके ऊपर माफ कीजिएगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? इनके ऊपर लाठी चलाई थी। तो इसी समय लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर चलाई गई तुम्हारी एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत में एक एक कील के समान होगी। तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, किस नेता के नेतृत्व में केरल में गॉडसे सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये थे हमारे वक्कोम बतमान थे। ठीक है, वक्कोम बतमान थे, इसके नेतृत्व में गॉडसे सत्याग्रह आयोजित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने हिंदी गोष्ठी का आयोजन किया था? हिंदी गोष्ठी का आयोजन मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था। अब आगे बढ़े तो कहता है किस नेता के नेतृत्व में सविनय अवगाहन का व्यापार बंद करने का आदेश दिया गया था? ये थे मोहनलाल नेहरू थे। कौन थे? मोहनलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। किस नेता के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काकोरी कांड हुआ था? कौन सा कांड हुआ था? काकोरी संयंत्र हुआ था। ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल है, काकोरी कांड के प्रमुख प्रोमिनेंट लीडर हैं ये। ठीक है, आगे बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट है। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति का सार्वभौमिक अर्थ क्या था? तो ये स्वराज्य की मांग था। किसकी मांग था? स्वराज्य की मांग था। मतलब ब्रिटिशर्स के पॉलिसी से अब सभी कोई तंग आ चुके थे, इसलिए इन्होंने किसकी मांग करी थी? स्वराज की मांग करी थी। ठीक है,
आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि किस नेता के नेतृत्व में बंगाल में खिलाफत आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया गया था? तो ये मोहम्मद अली जौहर थे। कौन थे? मोहम्मद अली जौहर थे। आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने उत्कल बंधु की गणना की थी? उत्कल बंधु कौन? बिपिन चंद्र पाल। उत्कल बंधु की गणना कौन करते हैं? बिपिन चंद्र पाल करते हैं। इसके बाद कहता है कि किस नेता के नेतृत्व में गुजरात में बारडोली आंदोलन हुआ था? कौन सा हुआ था? बारडोली आंदोलन हुआ था। तो ये सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, आगे बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने बॉम्बे समझौता की साइन की थी? बॉम्बे समझौता किसने की थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं क्या किस नेता के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति रची गई थी? स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति रची गई थी तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी? किस नेता ने किसकी आंदोलन, कौन सी आंदोलन? मुक्ति आंदोलन की शुरुआत किस नेता के द्वारा किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़े तो किस नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? किस नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा का आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यह है हमारे मोहनलाल नेहरू है। ठीक है, आगे बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने स्वराज्य की मांग की थी? तो ये हमारे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसकी मांग की थी? स्वराज्य की मांग की थी, मतलब सेल्फ रूल की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नेता के नेतृत्व में बाहरी आंदोलन हुआ था? बरही आंदोलन हुआ था। किस नेता के नेतृत्व में बरही आंदोलन हुआ था? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने उधम सिंह को शहीद किया था? तो ये है कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह है। किस नेता के नेतृत्व में केरल में वॉर्न लव स्थापित किया गया था? तो ये ए.के. गोपालन है। कौन है? ए.के. गोपालन है। आगे बढ़े तो कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नेता के नेतृत्व में बिहार में भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार के भागलपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने अंग्रेजों को लात मारो का स्लोगन दिया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और अगर हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में जो आपका गणेश महोत्सव की शुरुआत होता है और साथ साथ में शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो हम यहां लिख देते हैं गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। की शुरुआत कौन करते हैं? ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ठीक है, आगे बात करें तो हमारा है किस नेता के नेतृत्व में महिलाओं ने वोटिंग का अधिकार हासिल किया था? किस नेता के नेतृत्व में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था? तो वह है हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने ग्रीन हील के साथ ब्रिटिशों का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह है हमारे महात्मा गांधी ने ग्रीन हिल के साथ ब्रिटिशों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, आगे बात करें तो किस नेता के नेतृत्व में बिहार में संत कबीर भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये हुए हैं हमारे के बालराम जी। कौन है? के बालराम जी हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने अभियोजन का आयोजन किया था? तो ये है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय है। ठीक है, कौन है? लाला लाजपत राय है। इसके बाद आगे बात करें तो किस नेता के नेतृत्व में केरल में नवनिर्माण के लिए योजना बनाई गई थी? तो ये हमारे चिट्टई। कौन है? चिट्टई है।
ठीक है। आगे बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया था? तो जाति व्यवस्था के खिलाफ कौन थे? महात्मा गांधी थे। और जाति व्यवस्था के खिलाफ के अगर संघर्ष की बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में, कब? 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। और इसमें जातिवाद या फिर एक तरह से बोल सकते हैं दलितों के बारे में सेपरेट इलेक्टोरेट की जब मांग की गई थी तो उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नेता के नेतृत्व में महान आंदोलन हुआ था? तो ये हमारे मोहनलाल नेहरू। आगे बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने हिंदी गोष्ठी का आयोजन किया था? तो ये है मौलाना आजाद। मौलाना आजाद के दौरान या फिर बोल सकते हैं मौलाना आजाद के आयोजन में इन्होंने ही क्या हिंद गोष्ठी का आयोजन किया था? मौलाना आजाद ने हिंद गोष्ठी का आयोजन किया था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो किस नेता के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नर्मदा आंदोलन हुआ था? तो ये है अंबाबाई। कौन है? अंबाबाई के नेतृत्व में। कहां पे? तो अंबाबाई के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नर्मदा आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? नर्मदा आंदोलन हुआ था। आगे बढ़े, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने हिंदी गोष्ठी का आयोजन किया था? मौलाना आजाद। ये भी सेम टू सेम है। ठीक है, आगे बात करें तो किस नेता के नेतृत्व में महिलाओं ने सटी का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये है हमारे सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने विद्या भारती का आयोजन किया था? विद्या भारती का आयोजन कौन करते हैं? भगत सिंह करते हैं। किस नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आंदोलन हुआ था? किस नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर आंदोलन होता है वो किसने किया था? तो वो है बिपिन चंद्र पाल। वो कौन है? बिपिन चंद्र पाल है। आगे बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने चंद्रशेखर आजाद को शहीद किया था? तो चंद्रशेखर आजाद को शहीद करने वाले व्यक्ति ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ था जो कि चंद्रशेखर आजाद को मार सके। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को शहीद करने वाले व्यक्ति खुद चंद्रशेखर आजाद ही है, मतलब उन्होंने अपने से ही गोली मार ली थी। ठीक है, आगे बात करें और वैसे भी जो व्यक्ति खुद के लिए लड़ते हैं, जो व्यक्ति एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि अपने देश के लिए लड़ते हैं, उसको मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता जब तक वो खुद से अपने आप को खत्म ना कर ले। तो चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है जिन्होंने देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और उन्होंने ऐसा कोई गोली नहीं बना था जो कि उसको चीर सके, विदेशी गोली, और उन्होंने अपने आप को ही गोली से शूट कर लिया था। ठीक है, आगे बात करें तो किस नेता के नेतृत्व में बंगाल में वंदे मातरम का गान हुआ था? तो ये है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। आगे बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने सबसे पहले हिंदी का आयोजन किया था? तो ये है कौन? जवाहरलाल नेहरू। किस नेता के नेतृत्व में बिहार में बोध गया आंदोलन हुआ था? तो ये भगवान बुद्ध के। कौन है? भगवान बुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने संघ की स्थापना की थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने फेडरेशन यूनियन की स्थापना की थी, संघ की स्थापना की थी? तो वो है वीर सावरकर। कौन है? वीर सावरकर है। किस नेता के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी? तो ये है सरोजनी नायडू जिसे नाइटिंगेल की उपाधि दी जाती है। ठीक है, आगे बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रचार संघ की स्थापना की थी? तो वो है वीर सावरकर। कौन है? वीर सावरकर जी ने प्रचार संघ की स्थापना की थी। किसकी की थी? प्रचार संघ। ठीक है, आगे बढ़े तो किस नेता के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था? तो यह है राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है जिनके नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने भगत सिंह को शहीद किया था? किस नेता ने भगत सिंह को शहीद किया था? तो भगत सिंह खुद है। ठीक है, आगे बात करें तो किस नेता के नेतृत्व में केरल में निर्णयवाद की स्थापना की गई थी? तो यह है शंकरशन नायडू। कौन है? शंकरशन नायडू के नेतृत्व में केरल में निर्णायकवाद या निर्णयवाद की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने स्वराज की मांग की थी? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पीछे ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख चुका है। ठीक है, अब किस नेता के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए दिवस का आयोजन किया गया था? सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसे दिवस का आयोजन किया जिसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उसका क्या किया जाएगा, पूर्ण तरीके से सम्मान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने स्वतंत्रता दिवस आयोजन किया था? तो यह है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। किस नेता के नेतृत्व में बंगाल में अमृत संघ की स्थापना या फिर अमृत संघ का गठन किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले वर्ग में पूछा गया था कि अमृत संघ की स्थापना किसने करी थी? तो आर.वी. बाला सुब्रमण्यम ने किया था। आर.वी. बाला सुब्रमण्यम, आर.वी. बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये हमारा आज का 801 लाइनर था जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। और ये जो हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था कि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपका आज से शुरुआत हो जाता है। ये हमारा डे 1 है। कल भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री ही लेके आएंगे। इसके बाद परसों हमारा क्या होगा, पॉलिटी होगा, और कुछ दिन पॉलिटी चलेगा। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे। ज्योग्राफी के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पे आएंगे, जो कि आपके एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सार बन के आपके सामने आएगा और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आज का क्लास रहा हमारा। ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए। हमको सपोर्ट करने के लिए आप बस सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी एकदम एक तरह से सपोर्ट मिलेगा, हमें भी एनर्जी मिलेगा, और हम भी क्या करेंगे, और हमारी टीम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, गुड नाइट।